हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टिमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.3 की, है ना, कि हमको 4.3 में पढ़ना क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा 4.3 का इंट्रोडक्शन, है ना। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंट्रो, ये आपको बात समझनी है। अब मतलब कि हमें 4.3 में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इज इक्वल टू, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कक्षा 6, 7, 8 में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आपने यहाँ पढ़ लिया था त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में पढ़ा था कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई अगर पढ़ा था। बट हमको प्रीवियस क्लास की बात करनी है, प्रीवियस क्लास की। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक बात देखा है, एक क्लास में पढ़े थे, अभी आपको पूछने वाला हूँ कौन सी क्लास में पढ़े थे, कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ पढ़ा है? याद आ रहा है कुछ? 11th में? नहीं, कहाँ पढ़ा है? 10th में, है ना। 10th में हमने फार्मूला पढ़ा था। कब पढ़ा था? कि हमने एक बात त्रिभुज में देखा था कि यदि कोई हमारे पास त्रिभुज है और इस त्रिभुज के निर्देशांक x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3 है। यही पढ़ा था हमने कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 वाली कंडीशन ये होती है, ये फार्मूला होता है, ये पढ़ा था हमने। तब हम इस फार्मूले के सापेक्ष हम क्या कर सकते थे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते थे। हमको 12th में क्या करना है? तो हम 12th में पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल बराबर हमको किस में पढ़ना है? डिटरमिनेंट्स के थ्रू पढ़ना है ना, सारणी के थ्रू, कि सारणी की विधि से हम किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है बेटा 1/2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। क्लियर हो गया इतना? हमको इस फार्मूले के तहत पढ़ना है। अगर मैं इसको अगर विस्तार करूँ तो सेम ही आ जाता, देख लीजिए। इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होगा? x1 के जगह x1 लिख देते हैं, x1। अब ये रो और ये कॉलम को छोड़ो तो y2 इंटू 1 तो y2 माइनस ये हो जाएगा y3। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लेते, यहाँ पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लिए तो हम x2 की बात कर रहे हैं। अब x2 की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, जिस रो में उस रो को छोड़ो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ो। अब हमने यहाँ पॉजिटिव लिए तो उल्टा गुना, मतलब y3 माइनस y1 प्लस, अब क्या करेंगे? x3 ले लेंगे, x3 लेंगे। अब x3 लिए तो क्या हो जाएगा? इसको लिया मैंने, आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कैसे लिया, ये कैसे लिया? देखो अभी मैं उल्टा बताऊँगा आपको। अब x3 लिया, ये इस कॉलम में इस रो में छोड़ो, y1 माइनस क्या हो जाएगा? y2, और यही ज्ञात करना था। अब देखो ध्यान से, इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2। देखो x1 को लिया तो x1 इंटू क्या हो जाएगा? जिस रो जिस कॉलम में है छोड़ो, y2 माइनस y3 फिर माइनस। अब नेगेटिव लेते हैं, सेकंड वाला पद आपको पता है, मैंने पढ़ाया हूँ। सेकंड वाला पद माइनस लिया तो ये इस रो को और इस कॉलम को छोड़ो। अब जब नेगेटिव लेते हैं तो सीधा गुना y1, है ना, x2 इंटू y1 माइनस y3 और ये प्लस x3 इंटू क्या होगा? अब जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो, y1 माइनस y2। क्लियर? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? देखो, अगर मैंने ऋण चिन्ह कॉमन किया तो क्या हो जाएगा? ऋण ऋण धन, तो x2। अब जो ऋणात्मक है वो धनात्मक है, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक है, मतलब y3 माइनस y1 लिख सकता हूँ। और यही तो टर्म ऊपर लिखा है यार, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सरल सा है। ठीक है, तो हमने ये इसको इस प्रकार से देखना है, मतलब हम इस विधि से किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है एक बात? अब दूसरा तरीका ध्यान से देखिए। अब मैं क्या बात करता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज में, है ना, किसी त्रिभुज में अगर मान के चलिए ये त्रिभुज है हमारे पास, है ना, ये त्रिभुज है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे? अगर मान के चलिए इसकी वैल्यू 3 4 है, इसका 2 5 है और इसके निर्देशांक कितना है? 3k है मान के चलिए। तो मुझे अब इस k की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? अब इस k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे?
तो देखिए के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला, अब देखो फार्मूला ये के की वैल्यू निकालना है ना, के की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो के की वैल्यू के लिए अब क्या बात हो जाएगी कि यहाँ पर डेल इज इक्वल टू, यानी कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा x1 y1 1, ठीक है। तो मतलब कितना होगा, x1 की वैल्यू कितनी है 3 4 है, तो मैं लिख रख दूँ इसको, ये हो जाएगा 3 4, x2 y2 की वैल्यू 2 5 1 एंड 3 k एंड 1। क्लियर हो गई इतनी बात। तो हम इस प्रकार से के रखेंगे और के की वैल्यू यहाँ देखेंगे। अब के की वैल्यू निकालने के लिए हमें डेल की वैल्यू पता होती है, डेल की वैल्यू पता होती है। अब डेल की वैल्यू कितनी है, अगर मान के चलो मैंने बोला कि इसका 3 या 35 वर्ग इकाई है, इकाई, ये बात कहूँगा, मतलब मुझे डेल की वैल्यू पता रहेगी कि डेल की वैल्यू कितनी है 35 है। क्लियर, तब मैं यहाँ से के का मान निकाल सकता हूँ। मतलब मेरे पास किसी त्रिभुज के अगर चतुर्थांश दिए हैं और उसका क्षेत्रफल दिया गया है तो मैं, और वहाँ पर एक कर्ती निर्देशांक पता नहीं है या ये बिंदु पता नहीं है, तो मैं उस बिंदु को ज्ञात कर सकता हूँ। क्लियर है, एक बात ये हो गई। अब एक बात और ध्यान से देखिए कि जो इसका क्षेत्रफल होता है वो बेटा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, धनात्मक ऋणात्मक। जिसके स्क्वायर होता है, इसका जो स्क्वायर हो यानी कि जो क्या कहना चाहिए क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कैसा होता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। पर आपको पता है यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि हमेशा इसको कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि यदि मैं अगर बोल दूँ, मैं क्या बोलूँ कि यदि कोई त्रिभुज या कोई, अगर हमारे पास त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं और बताना है कि सिद्ध करना है कि वह त्रिभुज जो दिया गया है, वो जो बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु कैसे हैं, संरेख है। संरेख जब भी दिए रहेंगे, बात समझिए, मैंने कहा कि मेरे पास कोई 3 बिंदु दिए, मान के चलिए x1 y1, ये x2 y2 एंड x3 एंड y3, ये दिए हैं हमारे पास। बात समझ में आ गई। हमको बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है। जब तीनों बिंदु संरेख है तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब मैं यहाँ से निकाल दूँ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 कर दूंगा तो ये 0, और इसका ट्रांसफर इधर करूँगा, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से खत्म हो जाती है और ये 0 हो जाता है। मतलब 0 इज इक्वल टू, ये टर्म लिखोगे तो आपको त्रिभुज का, यानी कि हमको ये बता देंगे कि वह त्रिभुज, जो भी त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं वो त्रिभुज नहीं है, एक्चुअल वो कैसे बिंदु थे, संरेख बिंदु थे। क्लियर है, तो प्लीज़ आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 को आप कैसे हल करेंगे, क्या कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमारे पास दिए गए हैं कि 3 8 है, -4 2 है और 5 1 है। हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके हमें शीर्ष दिए गए हैं जो 3 8 है, -2 4 है, सॉरी -4 2 है एंड 5 1 है। तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे। हल में आप देखेंगे तो हमको क्या क्या दिया गया है, 3 बिंदु दिए गए, शीर्ष दिया गया। मान के चलो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, तो मैं इसको कह देता हूँ ये 3 8 है, ये आप देखेंगे तो -4 2 है और इसको आप कहेंगे कि 5 1 है। तो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कहेंगे, बोलो 1/2। ठीक है, तो मैं सीधे 1/2 वाली बात क्यों कहूँ, मुझे सीधे एक फार्मूला याद है। क्या फार्मूला याद है, या तो आप ऐसा लिखो कि 1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2। अब x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 8 और ये 1, x2 की वैल्यू -4, फिर 2 और ये 1, फिर ये क्या हो जाएगा 5 1 और ये 1। ठीक, अब देखिए इसका एरिया ज्ञात करना है। एक तो ऐसा लिख सकते थे इज इक्वल टू, अब 1/2 वही वाली बात जो मल्टीपल करके मुझे पूरा का पूरा लिखना विस्तार। 3 को ले लूँ, x1 की वैल्यू 3, फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला ये था ना, डेल इज इक्वल टू क्या था, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो हम लिखे थे 1/2 था, सॉरी 1/2 यहाँ था। तो क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3, फिर क्या होता y1 माइनस y2। क्लियर, ऐसा टर्म था। तो सेम वही वैल्यू लिखने वाला हूँ जो x1 y1 की वैल्यू है, लिख दूँ सीधे। तो वही लिख रहा हूँ कि 2 है ना, y2 की वैल्यू कितनी है, 2 है एंड -1, फिर प्लस और -4। ठीक है, अब देखिए ये रखा मैंने, है ना, ये रखा, तो अब सीधा गुना करेंगे, क्या उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। y3 की वैल्यू ये दी है हमारे पास, y3 की वैल्यू 1 और ये -8। ठीक है, y1 की वैल्यू, फिर उसके बाद +5 इंटू, अब देखो 5 इंटू, अब क्या होगा 8 -2,
एक बड़ा कोष्टक बंद इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा 1/2। अब क्या कम करेंगे, देखो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 7 एंड प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना होगा ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू। अब देखो ना ये 3 एकम 3 ऋण ऋण धन 7 चौ 28 और ये धन 5 कितना है 5 5 6 30 हाँ 6 5 30 बराबर। हल करो तो ये हो जाएगा आपका कितना होने वाला है, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 है ना, ये क्या 28 है तो अब 50 58 59 60 61 तो हो जाएगा 1/2 इंटू 61 इज इक्वल टू 61/2 और ये क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। आपको वर्ग इकाई लिखना जरूरी है क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई जो हमेशा कैसे होती है वर्ग होती है, इसलिए वर्ग इकाई और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।